हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने स्टार्ट किया था 9th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। उसका जो फर्स्ट चैप्टर था व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, हमने उसका फर्स्ट सेगमेंट कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। एंड हमने उसकी कुछ बेसिक फीचर्स पढ़े थे और उसको रिकॉल कर लेते हैं 1-2 मिनट के अंदर। फिर उसके बाद में हम आज का जो सेगमेंट है वो स्टार्ट करते हैं। व्हाई डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी के अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़े थे कुछ मिनिमल ऐसी कंडीशंस जिसके बगैर कोई भी कंट्री डेमोक्रेसी नहीं कहलाई जा सकती। अब डेमोक्रेसी के मिनिमम फीचर्स क्या थे? हमने सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट किया था कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर लीडर्स या रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन, फिर हमने ये भी देखा था कि ये डेफिनेशन काफी नहीं है, इसके अंदर 4 फीचर्स यानी कि 4 और कंडीशंस जब तक फुलफिल नहीं होंगी तब तक कोई भी कंट्री डेमोक्रेसी नहीं कहलाई जाएगी। अब वो फीचर्स क्या थे, वो कंडीशंस और एक्स्ट्रा क्या थी, वो हमने पढ़ी थी। सबसे पहली कंडीशन ये थी, जिनको हमने इलेक्ट करके भेजा है, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर्स उन्हीं के द्वारा लिया जाए, उनके बगैर उनके ऊपर कोई और दूसरा सरदार ना हो। फॉर एग्जाम्पल आर्मी एग्जीक्यूटिव अगर हो, वो तब तक डिसीजन नहीं ले सकते। जो हमने इलेक्ट करके भेजे हैं, जब तक वो ऊपर से अप्रूवल ना मिल जाए, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो चाहे कहीं भी, यानी कि वो बाउंड ना हो। सुप्रीम अथॉरिटी इनकी होनी चाहिए, यानी कि फाइनल डिसीजन ये लें जो हमने इलेक्ट करके भेजा है। तो पहली कंडीशन ये थी। हमने देखा था म्यांमार में जो चीफ एग्जीक्यूटिव वो कौन बन गया? आर्मी रूलर्स। इसी तरह मैक्सिको, और हमने चाइना में भी देखा था। चाइना में दूसरी कंडीशन थी, बट हमने ये देखा था कि वहाँ, जैसे पाकिस्तान में देखा था हमने कि वहां पे भी आर्मी, परवेज मुशर्रफ आर्मी रूलर्स बन गया था। आर्मी का जो चीफ एग्जीक्यूटिव था वो क्या था? फाइनल एग्जीक्यूटिव की पावर किसके पास थी? उसके पास थी। क्या उसको इलेक्ट किया गया था? नहीं। तो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास में होनी चाहिए थी? जो इलेक्टेड रूलर्स हैं, जो इलेक्टेड लीडर्स हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर वो इलेक्टेड लीडर्स ही करप्ट निकले तो उनको रिमूव करने की चॉइस भी होनी चाहिए ना। तो फेयर चांस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट if it is corrupt and if people wish to remove that। अब अब दूसरी ये थी कि उनको रिमूव करने का फेयर चांस होना चाहिए लोगों के पास में। अब तीसरी कंडीशन क्या थी कि अगर वो जो फेयर चांस है वो किसी एक के पास में हो गया, सबके पास में, सबके पास में होना चाहिए। 1 वोट 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। अब फोर्थ कंडीशन क्या थी? फोर्थ कंडीशन ये थी कि गवर्नमेंट के ऊपर कुछ लिमिटेशंस भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं जिसको मन किया उठा के डाल दिया अंदर, कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे क्या है? सुप्रीम अथॉरिटी जो है वो कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि गवर्नमेंट भी बंधी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में, उससे बाहर कुछ नहीं कर सकती। ओके, तो हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, व्हाई डेमोक्रेसी। अब जिस तरह पहले स्टार्ट किया था ना एनसीईआरटीज में कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, कुछ बच्चों ने डिस्कशन किया था और मैम ने उस क्लास में पार्टिसिपेट किया था। तो ऐसा ही यहाँ पे चलेगा कुछ, बट मैम यहाँ पे डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, बट सुनेंगी उनकी चीजों को। मैम सिर्फ एक क्वेश्चन रेज कर देंगे क्लास में कि व्हाट इज व्हाई डू यू थिंक कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इसके सब अलग अलग अपने अपने लॉजिक प्रोवाइड कराएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं व्हाई डेमोक्रेसी, ये आज का सेगमेंट है। An argument broke out in Madam Lingdo's class। वो क्या था? She had finished teaching the previous section on what is democracy and asked the student if they thought democracy was the best form of government. Everyone had something to say। मैम ने पूछा कि हर एक को बताना है कि, मतलब हर एक ने कुछ ना कुछ कहा था, और ये पूछा कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी क्यों है। अब सबने कुछ ना कुछ बोला। अब देखते हैं डिस्कशन में क्या क्या हुआ अलग अलग। अब यहाँ पे मेरिट्स हुई, डिबेटिंग मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। मेरिट्स का मतलब होता है कुछ अच्छाई बयान करना किसी की।
तो जब हम अच्छाई बयान करते हैं किसी चीज की, तो हम अगर एक तो हम डायरेक्टली उसकी अच्छाई बयान करते हैं, दूसरा अगर कोई उसके अगेंस्ट में बोलता है तो हम उसके लिए रीजन प्रोवाइड कराते हैं, भाई आप गलत बोल रहे हैं, उस ये नहीं ये सही है। तो अभी हम यहाँ पे मेरिट्स की बात चलेंगे, इसमें कुछ अगेंस्ट में भी देंगे, लेकिन उसके आंसर भी स्टूडेंट ही प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरिट्स की बात चल रही है। सबसे पहले योलांडा एक स्टूडेंट है, वो क्या बोलती है कि वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वांट डेमोक्रेसी, पूरी दुनिया में आजकल सबको डेमोक्रेसी चाहिए। कंट्रीज दैट वर नॉट डेमोक्रेटिक अर्लियर आर बिकमिंग डेमोक्रेटिक नाउ, जो पहले डेमोक्रेसी नहीं थी वो आजकल डेमोक्रेसी बन रही है। तो ये एक तरीके से अपना क्या बना रही है, बैकग्राउंड बना रही है, ताकि आगे चलकर अपने आप को डिफाइन कर सके। ऑल ग्रेट पीपल हैव सेड नाइस थिंग्स अबाउट डेमोक्रेसी, कि सारे के सारे जो ग्रेट लीडर्स हैं, जो ग्रेट थिंकर्स हैं, उन्होंने क्या किया, जो भी डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने अच्छी अच्छी बातें कही हैं डेमोक्रेसी के बारे में। इट इज isn't obvious that democracy is the best? Do we need to debate this? अब उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। पहले उसने ये बताया कि पूरी दुनिया में आजकल सबको डेमोक्रेसी चाहिए, और सब लीडर्स ने उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोली। क्या इसके बारे में डिबेट करना बनता है? ये अच्छी बात नहीं है, सब इसके बारे में तारीफ कर रहे हैं, तो इसका मतलब बेस्ट ही तो होगी, तभी तो बात कर रहे हैं। तो इसने अपना रीजन प्रोवाइड कराया। अब आगे तंग किनी, ये एक अलग स्टूडेंट है, उसने क्या बोला वो देखते हैं। बट इसने बोला कि बट लिंगडो मैडम हैड सेड वी शुड नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज फेमस, जस्ट बिकॉज एवरीवन एक्सेप्ट्स इट। कि मैडम ने, तुमने लास्ट क्लास जब अटेंड की थी तो मैडम ने बोला था कि हमें किसी भी चीज को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए क्योंकि उसको वो फेमस है या हर कोई उसको फॉलो करता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो गलत हो, गलत चीज को फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है। Isn't it possible that everyone is following a wrong path? तो ये कोई अच्छा लॉजिक नहीं रहा कि हर कोई इसकी तारीफ करता है तो इसलिए ये अच्छी है, ये वैलिड रीजन नहीं है। अब एक अलग स्टूडेंट आती है जैनी। यस इट एक्चुअली इज अ रॉन्ग पाथ, वो बोलता है कि भाई, जैनी बोलते हैं कि ये गलत है, डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है। व्हाट हैज डेमोक्रेसी ब्रॉट टू आवर कंट्री, डेमोक्रेसी ने हमारी कंट्री में क्या ही क्या है, तो ये डेमोक्रेसी कोई अच्छी चीज नहीं है। 7 decades of democracy and there is so much poverty in the country, 7 दशक गुजर चुके हैं और अभी तक भी गरीबी हटी नहीं है यहाँ से, तो डेमोक्रेसी है किस काम की, इसने जैनी ने बोला। अब रिबियांग कुछ एक अलग से इसको डिफेंड करता है डेमोक्रेसी को, क्योंकि मेरिट्स बयान कर रहे हैं यहाँ पे, ये अलग कुछ बात रखेगा। बट व्हाट हैज डेमोक्रेसी गॉट टू डू विद इट, डेमोक्रेसी का इससे क्या लेना देना पॉवर्टी से, क्योंकि डेमोक्रेसी में हमने शुरू में ही बोला था कि डेमोक्रेसी मतलब है कि लोगों के पास में राइट्स हैं, लोगों के पास में फ्रीडम है, लिबर्टी है। अब गरीब है या नहीं वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना, तो ये कुछ बात बोलता है डेमोक्रेसी। व्हाट हैज डेमोक्रेसी गो टू डू विद इट, पॉवर्टी के साथ में इसका क्या लेना देना। डू वी हैव पॉवर्टी बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक और डू वी हैव पॉवर्टी डिस्पाइट बीइंग डेमोक्रेसी, ये बोलता है कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी की वजह से पावर्टी है या पावर्टी है इसलिए डेमोक्रेसी है। मतलब ये एक अलग से ही क्वेश्चन उठा देता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देता है चीजों को। फिर आगे एक अलग से स्टूडेंट जो जैनी थी, जिसने बात ये बोली थी कि डेमोक्रेसी कोई अच्छी चीज नहीं है, ये सब वो सब, तो फिर वो अलग से बोलती कि इसमें फर्क ही क्या रह गया। वॉट एवर, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस, इससे डिफरेंस क्या होता है, पावर्टी तो है ना। द पॉइंट इज दैट दिस कांट बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो बोलती है कि पॉइंट मुद्दा ये है कि ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो सकती। ओके, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट चाउस, कंट्री में लड़ाई झगड़े, इंस्टेबिलिटी, ये सब रहता है डेमोक्रेसी जहां पर भी होती है। इंस्टेबिलिटी, करप्शन एंड हिपोक्रेसी, यानी कि फेक लॉ, करप्शन होता है, इंस्टेबिलिटी रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, कोई एक पर्टिकुलर रूलर्स नहीं होता जो लंबे समय तक काम कर सके। यहाँ पे 5 साल के लिए आते हैं और वो चाहते हैं कि हम क्या है, डेवलपमेंट क्यों करें, क्योंकि हमें लाइफ टाइम के लिए तो रहना नहीं है। तो वो इंस्टेबिलिटी रहती है। इसके बहुत सारे निगेटिव पॉइंट्स हैं जो इसने बोले कि पॉलिटिशियंस फाइट अमंग देमसेल्व्स, पॉलिटिशियंस अपने दरमियान में
फाइट करते रहते हैं। वो जो पॉलिसीज लेकर आएंगे उसमें मोरल्स की कोई जगह नहीं होगी, वैल्यूज के लिए वो पॉलिसीज नहीं लेकर आते। वो पॉलिसीज जो लाते हैं वो इसलिए ताकि वो वोट बटोर सकें जहां पे जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर वो एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो वो देते हैं तो वो किसी ऐसी क्रॉप पर देना, किसी ऐसी क्रॉप पर दें जिसकी जरूरत है, ना कि जिसको लोग बाग ज्यादा उगा रहे हैं और उसको देते रहे एमएसपी, तो लोग बाग तो उसी को उगाते रहेंगे, फिर दूसरी क्रॉप कहाँ जाएंगे, फिर हमें दूसरी कंट्री से बोरो करनी पड़ेंगी चीजें। तो खैर इसके बारे में बात करते हैं। हु केयर्स फॉर द कंट्री? कंट्री की कोई देखभाल, कंट्री का कोई ध्यान नहीं रखता, सब अपने अपने फायदे के लिए लड़ते रहते हैं। अब पोइमोन, अब पोइमोन क्या बोलता है? सो व्हाट शुड वी हैव इंस्टेड? तो अच्छा ये बताओ जैनी मैम, जैनी सिस्टर, ये बताओ कि फिर हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसी होनी चाहिए? गो बैक टू द ब्रिटिश रूल, जाओ ब्रिटिश रूल के पास जाओ, या फिर ऐसा होना चाहिए इनवाइट सम किंग्स टू रूल दिस कंट्री, या फिर किसी रूलर को हम इनवाइट करें कि कंट्री को रूल करे? क्या फिर कैसी गवर्नमेंट हम चूज करें? या हम ब्रिटिश को ही बुला लें यहाँ पे, या फिर किसी रूलर्स को बुलाएं कि भाई यहाँ के पे आके रूल करो? तो कैसी होनी चाहिए जब तुम्हें डेमोक्रेसी पसंद नहीं? अब रोज, अभी एक स्टूडेंट है, ये बोलती है आई डोंट नो, मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, बट आई थिंक व्हाट दिस कंट्री नीड्स इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर। बट मुझे जो लगता है ना, इस कंट्री को एक जबरदस्त, एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है जो कि कंट्री को वेलफेयर की तरफ ले जाए, ये बोलती है। someone who does not have to bother about elections and parliaments, जिसको इलेक्शन और पार्लियामेंट की ज्यादा परवाह ही ना हो, इलेक्शंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, पार्लियामेंट उसको सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही, वो वेलफेयर करे लोगों के लिए। वन लीडर शुड हैव ऑल द पावर्स, उसके पास सारी पावर्स होनी चाहिए, जुडिशरी की भी, लेजिस्लेचर की भी, एग्जीक्यूटिव की भी, सारी पावर उसी के पास में हो। ही शुड बी एबल टू डू वॉट एवर इज नीडेड इन कंट्रीज इंटरेस्ट, जो भी कंट्री का इंटरेस्ट है उसके लिए जो भी उसको बन पड़े वो करे। That alone can remove corruption and poverty from this country. सिर्फ ऐसा ही लीडर क्या है हमारी कंट्री में पावर्टी को हटा सकता है। अब ये तो कुछ कुछ ऐसा नहीं लग रहा डिक्टेटरशिप वाला कि रूलर्स उसके पास तो यही बोलता, आगे बोला समवन शाउटेड दैट इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप, क्योंकि वहां पे इलेक्ट नहीं किया लोगों ने, वो तो करप्ट भी बन सकता है ना। अगर मान के चलो उसको पसंद आया कि हाँ भाई लोगों का वेलफेयर करते हैं, बट उसके माइंड में नहीं रहा वेलफेयर का, वो तो करप्ट हो गया, वो अपनी फैमिली को ही इंपॉर्टेंस देने लग गया, तो क्या होगा? ह्यूमन बीइंग है, कुछ भी हो सकता है। हम अंदर तो झांक नहीं सकते उसके कितना करप्ट है या नहीं है, ये कितना अच्छा है। ओके, अब होई एक है, वो बोलती है कि व्हाट इफ दैट पर्सन स्टार्ट्स यूजिंग ऑल दीज पावर्स फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली? क्या होगा अगर वो सिर्फ सारी की सारी पावर अपने लिए और अपनी फैमिली के बेटरमेंट के लिए यूज करना स्टार्ट कर दे? व्हाट इफ ही इज करप्ट हिमसेल्फ? क्या होगा अगर वो खुद ही करप्ट निकले तो? अब रोज जिसने ये बोला था कि एक रूलर्स हो, तो वो क्या बोलती है? वो बोलती है आई एम स्पीकिंग ओनली ऑफ द ऑनेस्ट, सिंसियर एंड स्ट्रॉन्ग लीडर। मैं बात कर रही हूँ जो कि ऑनेस्ट हो, सिंसियर हो और स्ट्रॉन्ग लीडर हो, जो कि कंट्री के वेलफेयर के बारे में सोचे। मैं ऐसे नहीं कि रैंडमली कोई भी आके यहाँ पे रूल करने लग जाए। लेकिन ये तो एक आइडियल हुआ ना, रियलिटी में क्या होता है वो डिफरेंट है ना। एक आइडियल लेवल पे हम ये समझते हैं कि जैसे कि प्लेटो भी थे कि फिलोसफर्स किंग होना चाहिए, तो इसी तरह ये कि आइडियल लेवल पे कि ऐसा किंग हो कि जो सबके वेलफेयर के लिए सोचे। तो ये तो बेट आइडियल हो गया, रियलिटी तो डिफरेंट होती है। अब होई वो बोलती है बट दैट इज नॉट फेयर। क्यों? यू आर कंपेयरिंग अ रियल डेमोक्रेसी विद एन आइडियल डिक्टेटरशिप। तुम एक रियल डेमोक्रेसी को आइडियल डिक्टेटरशिप से कंपैरिजन कर रहे हो, ये सही नहीं है। तो फिर आइडियल को आइडियल से कंपैरिजन करना चाहिए और रियल को रियल से, यानी कि रियलिटी में डेमोक्रेसी कैसी है, उसको रियलिटी में डिक्टेटरशिप कैसी है, उसको उसके साथ कंपैरिजन करो ना। और इसी तरह अगर तुम्हें आइडियल डिक्टेटरशिप को ही बेटर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है उसके फेवर में, तो आइडियल सॉरी
जो आइडियल डेमोक्रेसी है, फिर उसके उसके साथ में उसको कंपैरिजन करो, फिर भी आपको क्या निकलेगी, आइडियल डेमोक्रेसी ही बेटर निकलेगी। तो बोलेंगे वी शुड कंपेयर एन आइडियल विद एन आइडियल, द रियल विद द रियल, आइडियल को आइडियल के साथ में और रियल को रियल के साथ में हमें कंपैरिजन करना चाहिए। गो एंड चेक द रिकॉर्ड ऑफ डिक्टेटर्स इन रियल लाइफ, जाओ और रियल लाइफ में डिक्टेटर्स कैसे होते हैं वो जाके चेक करो। हिस्ट्री भरी पड़ी है, वेलफेयर के बारे में कोई नहीं सोचता। अगर उसको मन करेगा फीमेल्स को राइट्स देने चाहिए वो देगा, मन करेगा नहीं देगा, वो चाहेगा तो पुअर लोगों को राइट्स देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा, सब कुछ उसके विशेष के ऊपर डिपेंड रहेगा। दे आर मोस्ट करप्ट, सबसे ज्यादा करप्ट होते हैं, सेल्फिश, ब्रूटल, जालिम, ये सब खुद के इंटरेस्ट के लिए सोचते रहते हैं, दूसरों के भलाई के लिए नहीं सोचते। इट इज जस्ट वी डोंट गेट टू नो अबाउट दिस एंड व्हाट इज वर्स यू कांट इवन गेट रिड ऑफ देम। ये बोलता है कि तुम्हें पता है सबसे बुरी बात क्या है, तुम वहां से छुटकारा भी नहीं पा सकते, उसके अगेंस्ट में जाके तुम कुछ कर भी नहीं सकते, तुम्हें बाहर ही भागना पड़ेगा, तुम्हारे पास कुछ चारा भी नहीं बचेगा वहां पे। यहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकते हो, सुनी जाए या न सुनी जाए या टाइम लग जाए वो बात अलग है, लेकिन एटलीस्ट हमारी कंट्री में जो कि डेमोक्रेसी है इसमें तुम अपनी आवाज तो रेज कर सकते हो। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो अगेंस्ट चले जाते हैं, बट एटलीस्ट यहाँ पे ऑप्शंस तो है ना। ओके, अब यहाँ पे मैडम लिंगडो आती है, वो क्या बोलती है मैडम लिंगडो। मैडम लिंगडो वाज लिसनिंग टू दिस डिस्कशन विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लेके सुन रही थी कि बच्चे वाओ अच्छा डिस्कशन कर रहे हैं। नाउ शी स्टेप्ड इन, अब वो इस डिस्कशन में आती है और बोलती है आई वॉज डिलाइटेड टू सी यू ऑल आर्ग्यूइंग सो पैशनेटली, इस तरह जो तुम डिस्कशन कर रहे थे, जो आर्ग्यू कर रहे थे एक दूसरे से, बहुत अच्छा लगा। आई डोंट नो हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, मुझे नहीं पता कि कौन सही है या कौन गलत है। दैट इज फॉर यू टू सेटल, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम सेटल करो कि कौन सही है। आगे कुछ पॉइंट्स होंगे उनकी बिना पर आपको भी ये डिसाइड करना कि कौन कौन बेटर है, डेमोक्रेसी बेटर है, कौन सी गवर्नमेंट बेटर है, डेमोक्रेसी या नॉन डेमोक्रेसी, आगे कुछ पॉइंट आएंगे। तो मैम ने यही बोला कि ये तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया जाता है टू सेटल दिस, बट आई डिड फील दैट यू ऑल वांटेड टू स्पीक योर माइंड, बट मैंने महसूस किया कि तुमने अपने आप से बातें की, यानी कि माइंड का यूज किया तुमने, ऐसे ही नहीं कि समवन हैज सेड डेमोक्रेसी इज अ बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तुमने उसको वैसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लिया, अपना लॉजिक भी लगाया और जो इंफॉर्मेशन थी उसको भी लगाया आपने। You may have felt very bad if someone tried to stop you or if someone punished you for saying what you felt. ये बोलती है कि मैम बोलती है क्वेश्चन एक माइंड माइंड में डालती है बच्चों के कि तुम्हें बुरा लग सकता है अगर तुम कुछ बात बोलो और तुम्हें बिना रीजन के ही तुम्हें क्या किया जाए, उसको तुम्हें रोक दिया जाए या तुम्हें पनिश किया जाए। वुड यू बी एबल टू डू दैट इन अ कंट्री दैट इज नॉट डेमोक्रेटिक, क्या तुम रूलर के अगेंस्ट में, जो अगर रूलर करप्ट है उसके अगेंस्ट में आवाज उठा सकते हो, और अगर तुम्हें आवाज को दबा दिया जाए तो तुम्हें बुरा लगेगा ना। तो क्या तुम ये आवाज उठाना, क्या तुम नॉर्थ कोरिया में कर सकते हो, मतलब नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में कर सकते हो? ऑफ कोर्स नॉट, उठा के जेल में डाल दिए जाओगे, हो सके तो गोली से उड़ा दिए जाओगे बेटा। हाँ यही होता है। इज दैट अ गुड आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, क्या ये गुड आर्ग्यूमेंट है फॉर डेमोक्रेसी के लिए? अब यहाँ से ना अगला स्टार्ट होता है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। अब यहां से हम क्या करेंगे, कुछ तो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, फिर बाद में पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। यानी कि अभी तक हमने सिर्फ इतना कवर किया था, जो डिस्कशन चल रहा था उसके मेरिट्स कुछ स्टूडेंट्स ने आपस में डिस्कस किए थे। अब यहाँ पे पढ़ेंगे कुछ आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। This conversation has most of the arguments that we routinely hear against democracy. इस कन्वर्सेशन के अंदर ना कुछ जो आर्गुमेंट्स थे वो अगेंस्ट में भी थे। लेट्स गो ओवर सम ऑफ दीज आर्गुमेंट्स, देखते हैं कौन कौन से थे। लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी, लीडर जो ना डेमोक्रेसी के अंदर वो चेंज ही होते रहते हैं 5 साल में,
मतलब बीच में भी चेंज होते रहते हैं। अगर उनके खिलाफ कुछ एलिगेशंस स्ट्रॉन्ग वाले लग जाते हैं और वो कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो वहां से उनको हटाया जा सकता है। तो ये इंस्टेबिलिटी लाता है, स्टेबिलिटी नहीं होती, इंस्टेबिलिटी होती है। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है? डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। जैसा मैंने आपसे पहले ही बोला था कि डेमोक्रेसी के अंदर जो रूल्स एंड पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस लाए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने के लिए, मोरालिटी वैल्यूज की बिना पर बहुत ही रेयरली लाए जाते हैं। तो ये डेमोक्रेसी क्या है? अच्छी नहीं है। ये कुछ उसके अगेंस्ट में कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं। ओके, तीसरा पॉइंट क्या है? सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज। इतने सारे, डेमोक्रेसी क्या है? रूल ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी में इतने सारे लोग होते हैं डिस्कशन करने के लिए, तो सबसे पूछने में जो पॉलिसीज आती है वो बहुत डिले हो जाती है। तो इसलिए ये भी क्या है? एक वैलिड रीजन है कि ये डेमोक्रेसी क्या है? अच्छी नहीं है। ये इन्होंने दिया। चौथा पॉइंट क्या है? कि इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। कि इलेक्टेड जो लीडर होते हैं वो लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट के बारे में नहीं जानते, लोगों का इंटरेस्ट क्या है। तो ये क्या है? इससे बैड डिसीजंस ही निकल कर आते हैं। जैसे कि किसान जो लॉ आया था, उसको किसान लॉ भी बोल दिया जाता है। तो वो क्या है? अगर लीडर्स को सही से उस टाइम पे लीडर्स को सही से पता नहीं था कि किसानों की रिक्वायरमेंट क्या है, लेकर आ गए तो किसानों ने प्रोटेस्ट किया, फिर गवर्नमेंट को चेंज करना पड़ा। लेकिन ये पॉसिबल कब होता है? डेमोक्रेसी में। लेकिन ये जो आर्गुमेंट दे रहा है ना, अभी दूसरा वाला पॉइंट नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या है? लोगों को पता नहीं होता, इसलिए जो डिसीजंस निकल कर आते हैं वो क्या होते हैं? बैड होते हैं। ठीक है, आगे वो जो पॉसिबल होगा वो डेमोक्रेसी में होगा, उसकी ये अभी बात नहीं कर रहे, बट हाँ बैड डिसीजन निकल कर आते हैं अगर लीडर्स को उनके बारे में नॉलेज नहीं होगी। फिर आगे क्या है? डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन होता है वहां पे, तो इससे ना करप्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बूथ कैप्चरिंग हो गया है, वोट चोरी हो गया, ये सब। अब ये बोले कि ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। जो क्योंकि गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी क्या है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ द पीपल। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो रूल ऑफ द पीपल। कि ये बोले कि ऑर्डिनरी पीपल को ना डिसाइड करने का कोई वो नहीं, क्योंकि उसके पास इतना माइंड नहीं, इतना रीजन नहीं है, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं, मतलब इस तरह की चीजें वो डिसाइड नहीं कर सकता। तो ये भी डेमोक्रेसी की क्या है? एक अगेंस्ट में वैलिड पॉइंट है। इतने सारे पॉइंट उन्होंने प्रोवाइड करा। अब कुछ ये क्लास में मैम पूछेंगी या फिर किताब में एनसीईआरटी में देगा कि कुछ रीजन आपके पास भी होंगे, लेकिन फिर इसके फेवर में आप कुछ बात करेंगे। जैसे कि आर देयर सम अदर आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ, जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। विच ऑफ दीज आर्गुमेंट्स अप्लाइज मेनली टू डेमोक्रेसी? कौन से ये जो आर्गुमेंट्स हैं वो मेनली डेमोक्रेसी से मैच करते हैं, वो अप्लाई होते हैं। विच ऑफ दीज कैन अप्लाई टू मिसयूज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? ये कुछ क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं जिसका आंसर अभी यहाँ पे मिलेगा आगे, कि विच ऑफ दीज कैन अप्लाई टू मिसयूज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? कौन से ऐसे आर्गुमेंट्स हैं जो कि किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को मिसयूज कर सकते हैं, मिसयूज होने में अप्लाई हो सकते हैं। विच ऑफ दीज डू यू एग्री विद? और कौन से ऐसे हैं जिसके साथ तुम्हें एग्री हो? ये कुछ क्वेश्चंस रेज हुए जिसकी बिना पर, किसकी बिना पर? जो अभी उसके अगेंस्ट में कुछ बातें बोली गई थी। क्लियरली अब यहां से कि क्लियरली डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम। ये कुछ बात बता रहे हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि अब वहां पे कंट्री में प्रोस्पेरिटी आ जाएगी, कंट्री में हर कोई मालदार हो जाएगा, हर कोई एलीट क्लास होगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। नहीं, ये डेमोक्रेसी का पर्पज नहीं है। डेमोक्रेसी का ये पर्पज है, लेकिन वो आइडियल लेवल की डेमोक्रेसी होगी। जो मिनिमम कंडीशंस हैं उसके अंदर ये चीजें नहीं आती इतनी ज्यादा। डेमोक्रेसी क्या है? एक तरीके से पॉलिटिकल लेवल पर डेमोक्रेसी की बात करते हैं। Clearly, democracy is not a magical solution for all the problems. It has not ended poverty in our country, not ended in poverty in our country and in other parts of the world. ना तो हमारी कंट्री में ना वर्ल्ड लेवल पे गरीबी खत्म नहीं हुई है। Democracy as a form of government only ensures that
पीपल टेक देयर ओन डिसीजंस। डेमोक्रेसी क्या इंश्योर करती है कि लोगों के पास में ना खुद डिसीजन लेने की क्या आ जाए, क्षमता आ जाए, पावर आ जाए उनके पास में। ऐसा नहीं हो कि राजा उनके इंटरेस्ट को जाने बगैर कोई डिसीजन ले रहा, वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं। कहीं पे तो ये होता है डायरेक्टली डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, कहीं पे होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां पर हम डिसीजन तो कोई और लेता है हमारे, लेकिन वो किसके बिहाफ पे लेता है, हमारे बिहाफ पर लेता है, क्योंकि हमने उसको वोट देके चूज कर लिया कि ये हमारे बिहाफ पे क्या लेगा, डिसीजन लेगा, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजंस विल बी गुड। ये भी नहीं देता कि उनके डिसीजन हमेशा गुड ही होंगे, अच्छे होंगे। पीपल कैन मिस्टेक्स, लोगों के पास लोग मिस्टेक कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग मिस्टेक कर सकते हैं। इन्वॉल्व, बट यहाँ पे मिस्टेक को करेक्ट करने का चांस तो रहता है ना। मिस्टेक से हमने किसी लीडर्स को चूज कर लिया, अब उस लीडर करप्ट निकला, तो 5 साल के अंदर, और या तो 5 साल के अंदर या 5 साल के बाद उसको हम हटा सकते हैं वोट के द्वारा, अगले इलेक्शन में उसको वोट नहीं देंगे। तो यहाँ पे अपनी मिस्टेक को करेक्ट करने का चांस है, और नॉन डेमोक्रेसी में तो ऐसा होता ही नहीं है। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दीज डिसीजंस डज लीड टू डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। कि हाँ, ऐसा ऑफ कोर्स कि जब हम इतने सारे लोग बाग डिस्कशन में होते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे डिसीजन में डिले होता है, ये सही है, लेकिन कुछ चीजों में डिले होना ये फायदेमंद रहता है, सीरियसली। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रिक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप। और ये भी सही है कि लीडरशिप क्या है, चेंज होते रहते हैं, लीडर चेंज होते रहते हैं, यानी कि इसमें जो आर्ग्यूमेंट्स बोले थे, sometimes this can set back big decisions and affect the government's efficiency। यानी कि उसमें जो इसके अगेंस्ट में जो आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कराए थे, उसके बारे में इन्होंने एनालिसिस किया है कि हाँ, ऐसा जो डिले होता है, उस कभी कभी ऐसा होता है अपोजिशन पार्टी की वजह से, जो हमारी जो लीडर्स हैं, अगर वो कुछ अच्छी स्कीम भी लेकर आ रहे हैं, उसमें भी डिले हो जाता है। तो ये एक होता है, लेकिन ये बहुत कम होता है। मोस्टली क्या है, इससे फायदा ही होता है। These arguments show that democracy of any kind we see may not be the ideal form of government। जो हमने अभी देखा था कि हो सकता है कि वो आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना हो। आइडियल का मतलब क्या है, जहां पर सारी कंडीशंस डेमोक्रेसी की पाई जाएं, यानी कि जिसको हम चाहते हैं कि इस लेवल की डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जहां पे कोई भी गरीब ना हो, जहां पे हर कोई पढ़ा लिखा हो, जहां पे हर कोई जहां पे हर कोई गवर्नमेंट में इक्वली पार्टिसिपेट करे, तो ये आइडियल है। लेकिन मिनिमम कंडीशंस क्या है, उसके उसके बारे में हमें अभी पता चले, लेकिन आइडियल के बारे में नहीं। बट दैट इज नॉट अ क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ। हम यहाँ पे इस तरह की जो कंडीशंस ये यहाँ पर पाई जा रही, इससे हम आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो नहीं वहाँ पे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। बट इससे क्या है, बट ये वाला क्वेश्चन नहीं है जो हम रियल लाइफ में फेस कर रहे हैं। रियल लाइफ में हम फेस, अभी इसमें चैप्टर में भी हम डील किस चीज की कर रहे हैं, द रियल क्वेश्चन वी फेस इज डिफरेंट। वो क्या है कि इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर देयर फॉर अस टू चूज फ्रॉम। क्वेश्चन ये नहीं है कि ये डेमोक्रेसी बेटर है या बेस्ट। क्वेश्चन ये है कि डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि इस जो हमने मिनिमम कंडीशंस बताई ये फुलफिल नहीं हो रही, लेकिन मिनिमम कंडीशंस तो है ना। तो अब क्वेश्चन ये नहीं है कि वो जो जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है, यूएसए में डेमोक्रेसी है, आपस में कौन सी बेटर है। क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन ये है कि जितनी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे लिए अवेलेबल है, उसमें से बेस्ट कौन सी है, डेमोक्रेसी या नॉन डेमोक्रेसी। अभी सिर्फ क्वेश्चन इतना है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी के कुछ आर्गुमेंट्स पढ़ेंगे यहाँ पे, जो इसको फेवर करेंगे, और यही मेन पॉइंट मोस्टली आपसे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि डेमोक्रेसी तुम्हें क्यों चाहिए, कुछ उसके मेरिट्स बताइए। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बताने पड़ेंगे। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। जैसे कि इसमें, हाँ, इसके अंदर क्या है, नंबर 1 आर्गुमेंट, अकाउंटेबिलिटी। जो लीडर्स होंगे वो अकाउंटेबल होंगे लोगों के। अकाउंटेबल कैसे, कि अकाउंटेबल ऐसे है, जब जो अब पॉलिसीज आएंगी ना, वो लोगों के फेवर को ध्यान में रखते हुए आएंगी। ऐसे नहीं कि अगर राजा महाराजा है, उसको चाहा तो वो पॉलिसीज लेकर आया फेवर, लोगों के फेवर में, नहीं चाहा तो नहीं, लेकिन यहाँ पे लानी पड़ेंगी। अदरवाइज हम उसको अगले इलेक्शन में या फिर बीच में ही हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही रहेगी।
यानी कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट ने जो एक्शंस लिए हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तो अकाउंटेबिलिटी है। नंबर 2, बेटर डिसीजन मेकिंग। बेटर डिसीजन मेकिंग कैसे है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी में एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व रहते हैं डिसीजन लेने में। तो अब ये बताइए कि एक आदमी डिसीजन अच्छा ले सकता है या कई सारे मिलकर, जो कि उसके मेरिट्स बताएं, जो कि उसके डीमेरिट्स बताएं। तो ऑफ कोर्स जब कई सारे मिल जाएंगे वही तो डेमोक्रेटिक सेटअप होता है। तो बेटर डिसीजन मेकिंग डेमोक्रेसी में पॉसिबल है, अनडेमोक्रेटिक कंट्री में पॉसिबल नहीं है। तीसरा क्या है कि जो हमारे दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उनको रिजोल्व करने के बेटर चांस किसमें है, डेमोक्रेसी में। यानी कि हमारी कंट्री इतनी ज्यादा डाइवर्स है हर चीज के एतबार से, यहाँ पे हर टाइप का रिलीजन मिल जाएगा, लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पे रीजन में डिफरेंसेस हैं, यानी कि एक तरफ माउंटेन्स हैं, एक तरफ प्लेन्स हैं, यानी कि और कहीं पे बारिश होती है कहीं पे नहीं होती है, इतने सारे डिफरेंसेस है, डाइवर्सिटी है। तो यहाँ पे बेटर डिसीजन ले, रिजोल्व जो हमारे अंदर डिफरेंसेस हैं, और अगर उसमें कुछ मान के चलो लड़ाई झगड़े या कुछ ऐसे आर्गुमेंट्स होते हैं तो उसमें डेमोक्रेसी के अंदर बेटर चांस होते हैं कि उनको हम जल्दी से रिजोल्व कर सकें। क्यों? क्योंकि अच्छे ये बताइए कि 5 साल के अंदर चेंज होती है गवर्नमेंट यहाँ पे। अब अगर वो जो माइनॉरिटी है उसको दबाना चाहेगी तो वो ये भी तो सोच सकती है कि नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि मुझे नहीं हटा के ये ही बन जाए रूल, तो ये भी मेरे साथ वैसे ही करेंगे, तो कुछ तो सेंस ऐसा बनता है। और खुद जो पॉलिटिक्स होगी वहां पे, जो कैबिनेट होगी उसमें भी तो या फिर जो मिनिस्टर्स होंगे अलग अलग स्टेट्स है, उसमें भी तो जो माइनॉरिटी के जो लीडर्स होते हैं वहां पे प्रेजेंट होते हैं, तो वो बोल सकते हैं जब पॉलिसीज बनेगी भाई ये गलत है, ये फेवर में नहीं है। तो ये डिफरेंसेस इस तरह क्रिएट करेगी और डिफरेंसेस को रिजोल्व नहीं करेगी। तो इस तरह के जब यहाँ पे कई सारे लोग बैठते हैं तो बेटर वे में हम जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उसको रिजोल्व कर सकते हैं। 3 हो गए। अब चौथा क्या है कि इससे ना सिटीजन लोगों की क्या बढ़ती है, जो सिटीजन्स होते हैं उनकी इज्जत बढ़ती है, डिग्निटी बढ़ती है। डिग्निटी कैसे बढ़ती है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक है उनको इक्वेलिटी नहीं होती, वोट का अधिकार सेम नहीं होता, उनकी वोट की वैल्यू सेम नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर वोट की वैल्यू सेम होती है। लास्ट नंबर 5 क्या है कि ये हमें क्या देता है डेमोक्रेसी, एक हमारी जो मिस्टेक्स जो हमसे हो गई हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमसे मिस्टेक्स हो सकती हैं। नंबर 5 क्या है कि वो हमारी हमें ऑप्शंस देता है, कि हम चांस देता है कि हम उसको अपनी मिस्टेक्स को क्या कर सकें, करेक्ट कर सकते हैं। ये 5 हैं, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे कुछ ये चाइना का एग्जाम्पल देंगे, फिर उसके बाद में स्टोरी के थ्रू आपको समझाएंगे। चाइनाज फेमिन of 1958-1961 was the worst record famine in the world history। वर्ल्ड लेवल पे 1958 से 1961 तक कहीं पे भी किसी भी कंट्री में इतना ज्यादा फेमिन नहीं आया जहां पे लोगों के जाने गए हों जितना चाइना में आया था। और इंडिया की भी हालत उस टाइम पे कुछ अच्छी नहीं थी चाइना से। नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमिन। सोचो, 3 करोड़, 3 लाख नहीं, 300 नहीं, 3 लाख नहीं, 3 करोड़ लोग उस फेमिन में मरे थे। ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन was not much better than China। उस दिनों में क्योंकि हमारी कंट्री क्या है वैसे ही डिवीजन हुआ था, एक तरफ पाकिस्तान इंडिया रिलीजन के नाम पे डिवीजन हो गया था, ब्रिटिश लूट के चले गए थे, तो उस टाइम पे इंडिया की कंडीशन भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, बट इस लेवल का फेमिन नहीं आया इंडिया में। जब लोगों ने एनालाइज किया कि दोनों कंडीशन में, दोनों कंट्रीज में डिफरेंसेस क्या थे, तो पता चला कि एक में डेमोक्रेसी है दूसरे में अनडेमोक्रेसी है। तो दैट्स द रीजन। अब ड्यूरिंग दोज डेज इंडिया, ये हो गया, येट इंडिया डिड नॉट हैव अ फेमिन ऑफ द काइंड चाइना हैड। इस तरह का फेमिन इंडिया में नहीं आया। अब जो इकोनॉमिस्ट जो थे, जो कि कंडीशंस को देखते हैं कि कहाँ पे भुखमरी है कहाँ पे नहीं है, इस तरह की जो चीजें हैं, और डिटेल में इसको इकोनॉमी में पढ़ते हैं। इकोनॉमिस्ट थिंक that this was the result of different government policies in the two countries। जो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज लेकर आए अलग अलग कंट्री में, ये उसका एक रीजन था, उसका रिजल्ट था ये। क्योंकि एक कंट्री में डेमोक्रेसी है दूसरी में डेमोक्रेसी। और आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया made the Indian government respond to food scarcity in a way that the Chinese government did not।
जो इंडिया में जो डेमोक्रेसी थी उसने क्या किया कि जो डेमोक्रेटिक जो रूलर्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो लोगों के भले के लिए सोचें, अगर यहाँ पे पावर्टी है तो उसको हटाने की सोचें। लेकिन जो चाइना में अनडेमोक्रेसी थी वो क्या करेगा, वो वेलफेयर के बारे में तो सोचेगा, बट कब, जब उसका मन जाएगा। यहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। अगर वो फेमिन आया भी है तो वो कहेगा लोगों की वजह से मैं क्या करूँ इसमें, उसको जवाब देना नहीं पड़ेगा। क्योंकि चाइना में हमने देखा था उस टाइम पे क्या थी, अनडेमोक्रेसी अभी भी है। हाँ, they point out that no large-scale famine has ever taken place in an independent and democratic country. कोई भी इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक कंट्री इस तरह का लार्ज स्केल का कहीं पे भी फेमिन नहीं आया, सोचो। तो उन्होंने पॉइंट आउट किया कि इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि वहां पे डेमोक्रेसी नहीं थी और यहाँ पे डेमोक्रेसी है। दैट्स इट। इफ चाइना टू हैड मल्टीपल इलेक्शन, मल्टी पार्टी इलेक्शन, अगर वहां पे चाइना पे सिर्फ एक ही पार्टी नहीं, बहुत सारी और पार्टीज होती, लोगों के पास में फेयर चांस होता कि इसको हटा के इसको हम चूज कर सकें, बट वहां पे नहीं था। मल्टी पार्टी इलेक्शंस अगर होते तो अपोजिशन पार्टी अगर होती, क्योंकि अपोजिशन पार्टी बहुत बड़ा रोल निभाती है, लोगों के पास में इतना कभी कभी इतनी इतनी नॉलेज नहीं होती, इतना टाइम नहीं होता कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सके, तो अपोजिशन पार्टी बहुत अहम रोल निभाती है वहां पे। तो वहां पे अपोजिशन पार्टी थी ही नहीं, एंड प्रेज फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। और वहां पे जो मीडिया थी वो भी क्या थी, वो भी किसके अंडर में थी, जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसके अंडर में ही थी। अगर वो फ्री होती क्रिटिसाइज करने के लिए तो शायद ऐसा नहीं होता। देन सो मेनी पीपल मे नॉट हैव डाइड इन द famine. Okay. This example brings out one of the reasons why democracy is considered the best form of government. इससे ना एक रीजन निकल कर आता है कि डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है। क्या है कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। जो लोगों की जो नीड्स हैं उनको रिस्पॉन्ड करने में डेमोक्रेसी क्या है, एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोल सकते हैं आप। अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो गवर्नमेंट है, मेक एंड कैन रिस्पॉन्ड टू द पीपल्स नीड्स, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेज ऑफ द पीपल हु रूल। डेमोक्रेसी कंट्री में एक तरीके से उनके लिए कंपलसरी हो जाता है कि लोगों के फेवर के लिए पॉलिसीज लेकर आए, लेकिन नॉन डेमोक्रेसी में उनके ऊपर वो डिपेंड करता है उनके ऊपर कि वो डेमोक्रेसी कि वो पॉलिसीज लोगों के फेवर में लाते हैं या नहीं लाते हैं। वो सोलली किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उन रूलर्स के ऊपर। वो लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे, उनका मन किया तो पॉलिसीज लेकर आएंगे अच्छी सी, नहीं तो नहीं लेकर आएंगे। ओके। If the rulers don't want, they don't have to act according to the wishes of the people. अगर रूलर्स नहीं चाहते वो तो पॉलिसीज नहीं लेकर आएंगे जो लोगों के फेवर में हो। A democracy requires that the rulers have to attend to the needs of the people. डेमोक्रेसी के अंदर ये है कि रूलर्स को लोगों की जरूरतों का ख्याल रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक पहला निकल कर आया, क्या रीजन निकल कर आया, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो मैंने क्या बोला था, पहला रीजन अकाउंटेबिलिटी। देखो नोट्स में आपको इतना ही लिखना, अकाउंटेबिलिटी एक वर्ड, उसको फिर आपको डिफाइन करना है। फिर ये डेफिनेशन चाहे तो आप यूज कर सकते हैं ये पूरी की पूरी, या फिर अपने वर्डों में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं जब आपसे बोला जाए कि डेमोक्रेसी तुम्हें क्यों चाहिए, कि बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है क्यों। इसी तरह इसके ना ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन देंगे और आपको पॉइंट्स यही लिखने पड़ेंगे, रीजंस यही लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये रीजन आया। दूसरा रीजन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि अनदर रीजन, देयर इज अनदर रीजन why democracy should lead to better decisions than any non-democratic government। कि why ये डेमोक्रेसी बेटर क्यों है नॉन डेमोक्रेसी, इसके बारे में हम दूसरा रीजन देखते हैं। वो क्या है, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। जो डेमोक्रेसी है ना उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, मैंने आपको बताया था बेटर डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे ना जो कोई भी पॉलिसीज बनकर आती है तो उसमें डिबेट एंड डिस्कशंस होता है, उसके बाद में कोई पॉलिसीज बनकर आती है। लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक में तो वहां पे तो ऐसा नहीं होता। तो बेटर चांस किसमें है बेटर पॉलिसी आने के लिए, ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी कंट्री में। A democratic decision always involves many persons. Like I said, discussions and meetings. बहुत सारे लोग होते हैं आपस में डिस्कशन करते हैं, मीटिंग्स होती हैं कई सारी, उसके बाद जाकर फाइनलाइज होती है कोई पॉलिसी।
When a number of people put their heads together, they are able to point out possible mistakes in any decision. जब बहुत सारे लोग मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट, और हमारी कंट्री तो इतनी ज्यादा डाइवर्स है, अलग अलग रिलीजन के लोग जब पार्टीज में होते हैं या फिर मिनिस्टर्स बनते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, जब मिलकर वहां पे डिस्कशन डिबेट होता है तो वो पॉइंट आउट कर सकते हैं कि भाई इस पॉलिसीज में ये क्या है, मिस्टेक्स हैं, आप इसको इम्प्लीमेंट ना कीजिए, इससे लोगों को भला नहीं नुकसान होगा। तो वो अच्छे से पॉइंट आउट कर सकते हैं। बट अगर मैनी पीपल वहां पे इन्वॉल्व नहीं है पॉलिसीज मेकिंग में, तो फिर क्या होगा? फिर तो वो जो चाहेगा वो करेगा राजा। दिस टेक्स टाइम, ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम, कभी कभी तो महीना लग जाता है। बट देर इज अ बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर इम्पोर्टेंट डिसीजंस। बट ये एक एडवांटेज है इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में। अगर टाइम लग रहा है तो ये एक एडवांटेज है, क्योंकि अगर हम जल्दी के चक्कर में गलत पॉलिसीज लेकर आए तो उससे लोग बाग अफेक्ट हो सकते हैं, उनकी जानें जा सकती हैं। दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रैश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजंस। तो ये कम कर देता है कि ऐसी पॉलिसीज या ऐसे डिसीजंस आए जो कि लोगों के फेवर में ना हो। ये डेमोक्रेसी इस चीज को क्या कर देती है, थोड़ी कम कर देती है, क्योंकि वहां पर टाइम लगता है। लेकिन जो अनडेमोक्रेसी होगी वहां पे ये ऑप्शंस होगा क्या? नहीं, वो तो झट से आ जाएगा, अनाउंस कर दिया कि ये पॉलिसीज आएगी तो बस आ जाएगी उसी टाइम पे। बट कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं उसमें टाइम लगता है, और ये अच्छी चीज है। तो दूसरा क्या रीजन निकल कर रहा है? 10 डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, बेटर डिसीजन मेकिंग। मैंने आपको बोला था पॉइंट में, आपको इस डेफिनेशन को भी यूज कर सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग क्या है, ये बेटर बनाता है, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करता है। ओके, अब तीसरा रीजन देखते हैं। दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्गुमेंट। तीसरा रीजन क्या है? देखो यहाँ पे तीसरा रीजन, जैसे मैंने आपसे बताया था, जो हमारे यहाँ डिफरेंसेस होते हैं उसको बेटर वे में रिजोल्व कर सकती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को बेटर वे में रिजोल्व कर सके, ये क्या डेमोक्रेसी हमें ऑप्शंस देती है। नॉन डेमोक्रेसी देती है क्या? नो। अब यहाँ पे कुछ ये बैकग्राउंड बताएंगे, हमारी कंट्री में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है तो उसको पढ़ लेते हैं एक बार। इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट। हर सोसाइटी में अलग अलग डिफरेंसेस, अब अलग अलग ओपिनियन के लोग बाग फॉलो करने वाले रहते हैं। दीज डिफरेंसेस आर पर्टिकुलरली शार्प इन अ कंट्री लाइक आर्स विच हैज एन अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी। इस तरह के जो डिफरेंसेस होते हैं ना, वो हमारी कंट्री में एक एक्सेप्शंस लेवल पर है। मतलब हम उसको एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो वहां तो कॉन्फ्लिक्ट या डिफरेंसेस होना या थोड़े बहुत क्लैशेस होना, वो क्या एक तरीके से कंपलसरी है। वो बड़े बूढ़े मिसाल देते हैं ना, बर्तन जब एक साथ होते हैं तो वो खटकते हैं, आवाज आती है। तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, और हमारी फैमिलीज वगैरह में भी होते हैं, हम देखते हैं। पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं, इस अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं। स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स, अलग अलग रिलीजन को भी फॉलो करते हैं। जो भी दुनिया में मेजर रिलीजन्स हैं वो तुम्हें इंडिया में मिल जाएंगे। एंड हैव डिफरेंट कास्ट, और कास्ट भी अलग अलग है। हालांकि कास्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा अलग है, चलो उसको सोसाइटी में बाद में देखेंगे। यानी कि जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ये एक कास्ट सिस्टम है, और इसको दूसरे रिलीजन वालों ने भी अपने अपने लेवल पे क्लास के नाम पे क्या कर लिया, उसको अडोप्ट कर लिया, उसकी कुछ चीजें, उसकी कुछ क्वालिटीज। ओके, तो यहाँ पे इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। दे लुक एट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस। उनके हर एक का, लोगों को दुनिया को देखने का हर एक का अलग अलग नजरिया है। द प्रेफरेंसेस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विद दोज ऑफ अदर ग्रुप्स। यानी कि अगर एक के लिए तो वो क्या है, डेवलपमेंट है, दूसरे के लिए वो क्या बोल सकता है, वो अनडेवलपमेंट हो सकता है, दूसरे के लिए वो डिजास्टर हो सकता है। जैसे कि गवर्नमेंट अगर चाहे कि फैक्ट्रीज लगाएं और जो ट्राइबल लोग हैं वहां से उनको हटा दें, तो कंट्री तो डेवलपमेंट कर रही है एक तरीके से, लेकिन वो दूसरे लोगों के लिए क्या है, वो डिजास्टर है। तो कुछ ऐसे क्लैशेस होंगे, तो उनको रिजोल्व बेटर वे में कहाँ किया जा सकता है, वो डेमोक्रेसी के अंदर ही किया जा सकता है। हाउ डू वी रिजोल्व सच अ कॉन्फ्लिक्ट? इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट है कैसे हम उनको रिजोल्व करेंगे?
द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व्ड बाय ब्रूटल पावर। एक तो ये कि जबरदस्ती बहुत जालिमाना तरीके से पावर की यूज करके उनको जो भी वहां पे आवाज रेज हुई है उनको दबा दिया जाए, एक तो ये है। Whichever group is more powerful will dictate its terms and others will have to accept that। जो भी पावरफुल होगा वो रूल करेगा और जो वीकर सेक्शंस होंगे वो उसको सुनेंगे, जैसे कि पहले होता था, जैसे कि ब्रिटिश ने हम पे राज किया। बट इससे होगा क्या? इससे कंट्री में चाव, हर तरफ अफरा तफरी। क्या ऐसी कंट्रीज में रहना पॉसिबल है? जान का खतरा बना रहेगा। बट दैट वुड लीड टू रिजेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस। कंट्री बिल्कुल क्या हो जाएगी, एक तरीके से कंट्री में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, यानी कि हर तरीके से। डिफरेंट ग्रुप्स मे नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग इन सच अ वे। वो एक साथ मिलके लंबे समय तक एक साथ रह ही नहीं सकते। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन। डेमोक्रेसी ओनली पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। इस तरह की जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है ना, वो कौन कर सकती है? सिर्फ डेमोक्रेसी ही कर सकती है। वो जो दम है ना उसको सॉल्व करने का, वो सिर्फ डेमोक्रेसी के अंदर है, वो किसी और के अंदर नहीं है। इन डेमोक्रेसी नो वन इज अ परमानेंट विनर। क्योंकि डेमोक्रेसी में कोई परमानेंट विनर नहीं होता। आज इसका चल रहा है, कल को किसी और का चलेगा, कल को किसी और के पास पावर आएगी, फिर वो डोमिनेट करेंगे। नो वन इज अ परमानेंट लूजर। कोई भी परमानेंट लूजर नहीं है यहाँ पे। परमानेंट विनर भी कोई नहीं है तो परमानेंट लूजर भी कोई नहीं है। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली। तो यहाँ पे डिफरेंट जो लोग हैं, डिफरेंट ग्रुप हैं, वो एक साथ मिलजुल के रह सकते हैं। क्योंकि वहां पे क्या रहेगा, सबको थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी रहेगी कि अगर हमने आज इनके ऊपर जुल्म किया, ज्यादती की, तो कल को ये भी हम पर कर सकते हैं। तो थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी जब ये रहती है ना, तो वो बेटर डिसीजन भी ले पाते हैं। और हमारी लाइफ में भी ये हो सकता है, ये होता है कि अगर हमें कोई पावरफुल सामने वाला मिल जाता है तो हम उसको जल्दी से कुछ नहीं बोलते, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने उसको कुछ बोला राह चलते हुए में, अगर कोई पावरफुल हमसे टकरा गया तो हम उसको कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर कोई वीकर, कोई दिख रहा है कि यार छोटा है, कि कोई ऐसा है, तो हम उसको डांट डपट देते हैं। बट दैट्स रॉन्ग। तो लेकिन ये एक रीजन हुआ ना, और उनको कंट्रोल में रखने का, तो ये डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है। डिफरेंट ग्रुप्स, हाँ, इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर। तो इसलिए बोला जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जो डाइवर्सिटी ने वो हमें हेल्प करती है एक दूसरे के साथ में रहने में। ये हमें क्या करती है, ये अगेंस्ट नहीं है डाइवर्सिटी यूनिटी के। डाइवर्सिटी से हम एक साथ मिलजुल के रहते हैं। These three arguments were about the effects of democracy on the quality of government and social life। ये जो था ना, ये जो तीनों आर्गुमेंट्स हमने अभी दिए हैं कि अकाउंटेबिलिटी होगी, बेटर डिसीजन मेकिंग होगी, और हम क्या अच्छे वे में, बेटर वे में जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको रिजोल्व कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ के ऊपर था, ये जो आर्गुमेंट्स थे। बट रियल आर्गुमेंट अभी भी बाकी है। इससे सिटीजन को क्या फर्क पड़ता है, सिटीजन की लाइफ पे directly। But the strongest argument for democracy is not about what democracy does to the government। जो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है वो ये नहीं कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के लिए क्या करती है, बल्कि क्या है, इट इज अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीजन्स। वो सिटीजन के लिए क्या करती है। अब सिटीजन के लिए क्या करती है, इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजंस एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट। ना तो वो बेटर, डेमोक्रेसी में ना तो बेटर डिसीजंस आते हैं, ना अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। इट इज स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर सबको इक्वालिटी होती है, सबकी जो वोट की पावर है सेम होती है। तो इसलिए भी ये एक सॉलिड रीजन बनता है कि ये डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है नॉन डेमोक्रेसी, अगर ये ऊपर वाली दोनों कंडीशन नहीं भी पाए जाए, तीनों कंडीशन। जैसे कि तो तीसरा रीजन क्या हुआ, डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजंस। डिग्निटी कैसे होती है अब देखते हैं। एज वी डिस्कस्ड अबाउट, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल लेवल पे वहां पे क्या है, इक्वालिटी है। मतलब सबको इक्वालिटी, वन पर्सन, हर एक आदमी को, चाहे वो फीमेल या मेल हो, उनको वन पर्सन वन वोट, हर एक को एक ही वोट का अधिकार है। और उस एक वोट की वन वैल्यू, एक ही वैल्यू रहेगी। तो इससे ना लोगों के दरमियान क्या बढ़ती है, रिस्पेक्ट बढ़ती है कि हमें भी इक्वली ही ट्रीट किया जाता है। ऑन रिकॉग्नाइजिंग दैट the poorest and least educated has the same status as the rich and the educated। जो रिच और एजुकेटेड हैं
उनका भी वही स्टेटस है जो कि उनका भी वही स्टेटस होगा। ऐसा नहीं कि उनको ज्यादा और बढ़ा चढ़ा के दिया जाएगा, जो कि गरीब और अनपढ़ लोगों को दिया जाता है। यानी कि सबकी वैल्यू, जो वोट की वैल्यू वो सेम रहेगी। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट्स ऑफ अ रूलर, वो रूलर के अब अंडर में नहीं है। दे आर द रूलर्स देमसेल्फ, वो खुद के रूलर है। अगर वो कुछ मिस्टेक भी करते हैं तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपनी वजह से मिस्टेक करते हैं, ना कि अब उनके ऊपर कोई रूलर जबरदस्ती कर रहा है। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट, वो जब खुद मिस्टेक करते हैं तो वो खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, तो और अभी हमने 4 इसकी जो रीजन थे वो हमने कंप्लीट कर लिया। 5वां जो है वो मैंने आपको बताया था कि हर कंट्री में क्या, हर कोई अब मिस्टेक कर सकता है, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर क्या बेटर चांस होते हैं कि उस मिस्टेक को क्या कर सकें हम, क्या उसको दूर कर सकें, मिस्टेक को करेक्ट कर सकें। फाइनली डेमोक्रेसी इज अ बेटर, ये 5वीं कंडीशन है, डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। अगर हमसे कुछ मिस्टेक हुई है उसको करेक्ट कर सकें। अब यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड देंगे। एज वी सॉ अबव, देयर इज नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड इन अ डेमोक्रेसी। ऊपर हमने देखा डेमोक्रेसी के अंदर मिस्टेक्स हो सकती हैं और ये हर कोई कर सकता है। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट, कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो इसकी गारंटी नहीं दे सकती कि हमसे मिस्टेक ना हो, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है, वो मिस्टेक कर सकते हैं। द एडवांटेज इन अ डेमोक्रेसी इज दैट सच मिस्टेक्स कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग। बट एडवांटेज पता क्या है कि मिस्टेक जो है लंबे समय तक नहीं रह सकती। लोग बागों को पता चलेगा और वो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और उसको रिजॉल्व किया जाएगा। ये डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है, नॉन डेमोक्रेसी में नहीं। देर इज अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन, पब्लिक वहां पर डिस्कशन कर सकती है ऑन दीज मिस्टेक्स, एंड देर इज अ रूम फॉर करेक्शन, उनको हम क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। ईदर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजंस, या तो रूलर्स अपने डिसीजन को चेंज कर लें, और द रूलर्स कैन बी चेंज, या फिर अगले इलेक्शन में उनको ही चेंज कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। दिस कैन नॉट हैपन इन ए नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, ये किसी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं हो सकता। ओके okay. अब यहाँ पे कुछ समअप करते हैं जो रीजन पढ़े थे इन्होंने, जो हमने रीजन यहाँ पे 5 बताए। लेट अस सम इट अप। अब ये कुछ सम इसको शॉर्ट शॉर्ट वे में आपको डिफाइन करते हैं। डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट अस एवरीथिंग एंड इज नॉट द सोल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। डेमोक्रेसी सबसे पहले तो ये बता रहे हैं कि हमें हर चीज नहीं प्रोवाइड करा सकती, और ये एक तरीके से मैजिकल नहीं है, मैजिकल सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स। ये क्या हमें सिर्फ चांस देती है, हमें फ्रीडम देती है, लिबर्टी देती है, ठीक है। बट इट इज क्लियरली बेटर देन अदर अल्टरनेटिव दैट वी नो, जो हम अदर अल्टरनेटिव है जो नॉन डेमोक्रेटिक है उनसे फिर भी ये बेटर है। इसके बहुत सारे रीजन हमने ऊपर पढ़े। इट ऑफर्स बेटर चांस ऑफ अ गुड डिसीजन, गुड डिसीजन यहाँ पर आता है, हमने ऊपर पढ़ा था। इट इज लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल्स ओन विशेज एंड अलाउज डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। यहाँ पे लोगों की विशेष का ख्याल रखा जाएगा, जो पॉलिसीज होंगी वो लोगों के भलाई के ध्यान में रखते हुए लाई जाएंगी, और लोग बाग यहाँ पर पीसफुली एक साथ रह सकते हैं बेटर वे में। क्योंकि हमने ऊपर जो रीजंस पढ़े थे उसमें से ही उसको समराइज कर रहे हैं शॉर्ट वे में। इवन व्हेन इट फेल्स टू डू some of these things, it allows a way of correcting its mistakes and offers more dignity to all citizens। अगर कुछ मिस्टेक हो भी जाती है तब भी ये ऑप्शंस देती है कि हम उनको करेक्ट कर सकते हैं। ओके, दैट इज व्हाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रीजन ये निकला कि इसी वजह से डेमोक्रेसी क्या है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ओके, अब हमने यहाँ पे वाई डेमोक्रेसी को कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे आगे चलो, मैं आपको वैसे तो ये जो समरी है ये बहुत अच्छी है, और अगर पॉइंट वाइज में लिखना है आपको तो मैं आपको कुछ नोट्स देता हूँ, आप इसको क्या कर लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, ये ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट। मैं थोड़ा साइड हो गया। ये कंक्लूजन भी है, ये पूरा है, और फिर अगर आप इसको बड़ा करके लेंगे तो ये कंक्लूजन। तो मैंने इसको पॉइंट वाइज में लिख दिया, लेकिन आप बुक पढ़ेंगे ना तो आप खुद के भी नोट्स बना सकते हैं। ओके, अब आगे ना इसमें लास्ट जो बच गया ना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। यहाँ पे हम डेमोक्रेसी को ब्रॉडर मीनिंग समझेंगे, डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग क्या है, और डेमोक्रेसी, आइडियल डेमोक्रेसी किसे कहते हैं। इसकी नोट्स बनाने की इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है, सिर्फ ये माइंड में रिटेन करने की बात है कि डेमोक्रेसी ब्रॉडर लेवल पर उसकी मीनिंग क्या होगी,
यानी कि डेमोक्रेसी को अब जो हमने अभी जो समझा था वो हमने किस लेवल पे समझा था, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के एतबार से समझा था कि डेमोक्रेसी। लेकिन डेमोक्रेसी को मैंने आपसे जैसे पहले ही चैप्टर में जब मैं पहली वीडियोस में जब मैं आपसे बता रहा था तो मैंने बताया था कि हम बोलते हैं रोजाना कि हमारी फैमिली जो है डेमोक्रेटिक है। तो डेमोक्रेसी को हमने क्या बहुत जगह यूज करते हैं। तो ब्रॉडर मीनिंग देखेंगे हम इसका, और फिर देखेंगे जो आइडियल डेमोक्रेसी है, यानी कि जो जिसमें सारे पॉइंट डेमोक्रेसी के होने चाहिए वो कैसी है, और ये क्या वो किसी भी कंट्री में पाई जाती है, या फिर जब नहीं पाई जाती किसी भी कंट्री में तो अ, उसका फायदा ही क्या है डिस्कस करने का। तो हम पढ़ेंगे उसका फायदा बस ये है कि हम उससे ये एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सी जो डेमोक्रेसी है, जैसे कि यूएसए के अंदर डेमोक्रेसी, यहाँ के अंदर डेमोक्रेसी, तो इनमें से बेस्ट कौन सी है, कंपैरिजन कर सकते हैं डेमोक्रेसी का डेमोक्रेसी के साथ। और ये जो मिनिमम कंडीशंस पड़ी थी इससे क्या कंपैरिजन कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी बेटर है या नॉन डेमोक्रेटिक बेटर है। ओके, अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, इसको जल्दी कंप्लीट करेंगे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। In this chapter, we have considered the meaning of democracy in a limited and descriptive sense. जैसे मैंने आपको बताया गवर्नमेंट के लेवल पे हमने समझा था। We have understood democracy as a form of government. सिर्फ हमने डेमोक्रेसी को फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के एतबार से समझा था। This way of defining democracy helps us to identify a clear set of minimal features that a democracy must have. डेमोक्रेसी के अंदर मिनिमम फीचर्स क्या होने चाहिए जिससे वो डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाए, वो हमने इस चैप्टर में पढ़े थे। The most common form that democracy takes in our times is that of a representative democracy. अब ये एक और बात बता रहे हैं कि डेमोक्रेसी के ने कई सारी फॉर्म होती हैं, बेटर डिसीजंस कई तरीके से लिए जा सकते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी आप समझ सकते हैं जैसे पंचायत लेवल पर होती है। ये कंट्री के लेवल पे इतनी ज्यादा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतनी पॉपुलेशन होती है। स्विट्जरलैंड की कंट्री, वहां पे कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं जो डायरेक्टली लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बट हमारी जैसी कंट्री में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इतने ज्यादा लोग रहते हैं, तो वहां पे पॉसिबल नहीं है कि सब लोगों से पूछा जाए। ओके, तो ये बताने कि जो सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है वो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहां पे हम अपने लीडर्स को बिठा देते हैं, वो हमारे बिहाफ पे क्या लेते हैं, पॉलिसीज और डिसीजंस लेते हैं। यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस इन द प्रीवियस क्लासेज। ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप प्रीवियस क्लासेस में ये सब पढ़ चुके हैं, आप पढ़ा होगा ये सब चीजें, तभी तो ये बता रहे हैं। लेकिन फिर भी हमने इसमें चैप्टर में भी आपको पढ़ाया और बीच बीच में आपको बताया भी। यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस इन प्रीवियस क्लासेस। ओके, इन द कंट्रीज वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल द पीपल डू नॉट रूल। जो कंट्री जिसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, रियलिटी में सारे के सारे लोग रूल नहीं करते हैं, वो कुछ लीडर्स को, कुछ लोग को वहां पे बिठा देते हैं, वो उनके बिहाफ पे रूल करते हैं। हमारी जैसी कंट्री है जिसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं। A majority is allowed to take decisions on behalf of all the people, यानी कि कुछ लोग मिलकर डिसीजन ले लेते हैं सारे लोगों के बिहाफ पर। जो भी मेजोरिटी में आती है, जो भी मेजोरिटी के लेवल पे जीतती है, यानी कि जो भी सबसे बड़ी पार्टी होती है, आप लेमन लैंग्वेज में ये समझ लीजिए, जैसे आज के तौर पर अगर यूनियन लेवल पे देखें तो बीजेपी गवर्नमेंट। Even the majority does not rule directly. The majority of people rule through their elected representatives. ये बोलें कि सारे लोग डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन वो क्या है, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। बट अगर वो चाहेंगे, उसकी रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे कुछ रीजन बता रहे हैं। दिस बिकम नेसेसरी बिकॉज, अब यहाँ पे कुछ रीजन बताएंगे। नंबर एक, modern democracies involve such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision. जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसमें इतने ज्यादा लोग रहते हैं, इतने ज्यादा लोग रहते हैं कि सबको एक साथ में बैठना और सब एक साथ मिलकर डिसीजन लेना ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो एक रीजन तो ये हुआ कि जहाँ पे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को ज्यादातर अलग अलग कंट्रीज में वर्ल्ड लेवल पे देखते हैं। दूसरा क्या है, इवन इफ दे कुड, अगर ऐसा सिटीजन करना भी चाहे, द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, उनके पास टाइम ही नहीं है। सबको अपनी अपनी प्रॉब्लम, फैमिली में प्रॉब्लम, फ्रेंड लेवल पे प्रॉब्लम, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, उनके पास टाइम ही नहीं है कि उसमें पार्टिसिपेट करें। द डिजायर, और उन कुछ लोगों को तो डिजायर ही नहीं होती। आप ये आम जनता से पूछ लो, भाई कौन किसको वोट दो, भाई कोई भी जीते वोट दे देंगे किसी को भी, हमारा तो कोई करने वाला कुछ है नहीं। तो उनका सिर्फ इतना, उनको इंटरेस्ट ही नहीं होता इन सब चीजों में।
उनको अपने रोजाना की रोजी से मतलब होता है कि हम खाएंगे कहाँ से। और सही बात भी है। द डिजायर, उनको डिजायर भी नहीं होती, उनके पास टाइम भी नहीं होता, और द स्किल्स, कभी कभी स्किल्स भी हमारे अंदर नहीं होती कि हम उसमें पार्टिसिपेट करें, टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजन। ओके, ये रीजंस हमने पढ़ लिए। दिस गिव्स अस अ क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि इससे हमें अभी तक जितना हमने ऊपर डिस्कशन किया था, इससे हमें क्या पता चला कि सिर्फ मिनिमम कंडीशंस जो डेमोक्रेसी के अंदर होनी चाहिए वो सब पता चली। This clarity helps us to distinguish democracies from non democracies। इससे हम क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि कौन डेमोक्रेसी है कौन नॉन डेमोक्रेसी है। ओके, बट इट डज नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। बट इससे हमें ये नहीं पता चलता जो कि अगर यहाँ पे भी डेमोक्रेसी है और दूसरी कंट्रीज में भी डेमोक्रेसी है तो उनमें से बेस्ट कौन सी है, इससे डिफरेंशिएट नहीं पता चलता। ये कब पता चलेगा, जब हम आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी की सारी कंडीशंस को जान लेंगे, तब हम बता सकते हैं कि हाँ, जिसमें ज्यादा कंडीशन पाए जाए वो ज्यादा अच्छी है। जैसे कि 40% मार्क्स जो होते हैं कंपलसरी होते हैं पास होने के लिए, उससे कम हुए तो फेल। मतलब 40% एक तरीके से मिनिमम कंडीशंस ऑफ डेमोक्रेसी। अगर उससे कम रही तो नॉन डेमोक्रेसी, उससे ऊपर जिसके ज्यादा मार्क्स वो ज्यादा क्वालिफाइड। ओके, तो इसी तरह इट डज नॉट अलाउ अस टू सी द ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट। चलो यहाँ पे ये बात चल रही है कि इससे बियॉन्ड गवर्नमेंट के अलावा हम कुछ नहीं देखते हैं हम यहाँ पे, और फिर आगे देखते हैं। फॉर दिस वी नीड टू टर्न टू ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इसके अब हमने सिर्फ अपने यहाँ पे मिनिमम लेवल पे समझा था, एक तो ये कि मिनिमम कंडीशंस क्या है, दूसरा हमने इसकी मीनिंग भी बहुत मिनिमम लेवल पे समझी थी सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे। लेकिन हम इसको ब्रॉडर मीनिंग, हम ये पढ़े ना ब्रॉडर मीनिंग, ब्रॉडर मीनिंग क्या है वो अभी जानेंगे यहाँ पे कि समटाइम्स वी यूज डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशंस अदर देन द गवर्नमेंट। कभी कभी हम गवर्नमेंट को हटा के ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, डेमोक्रेसी का वर्ड यूज करते हैं। फैमिली के लिए करते हैं, फ्रेंडशिप के लिए करते हैं। जस्ट रीड दीज स्टेटमेंट्स। नंबर 1, अब यहाँ पे क्या है कि वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली। फैमिली के लिए यूज किया कि हम बहुत अच्छी डेमोक्रेटिक फैमिली है। वेन एवर अ डिसीजन हैज टू बी टेकन वी ऑल सिट डाउन and arrive at a consensus. My opinion matters as much as my father's। यानी कि हमारी फैमिली जो है बहुत डेमोक्रेटिक है, ये बोल रहे हैं, इसमें पॉइंट दिया गया है। और हम जब डिसीजन लेना होता है सब एक साथ बैठते हैं और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की भी इतनी ही वैल्यू दी जाती है जितनी मेरे फादर की। तो ये डेमोक्रेटिक फैमिली है। ओके, यहाँ पे हमने यूज किया। दूसरा क्या दे रहे हैं कि आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास। कि मैं ऐसे टीचर को पसंद ही नहीं करता जो क्लास में स्टूडेंट को अलाउ भी ना करें कि वो क्वेश्चन कर सके, कुछ पूछ सके क्लास के अंदर, कुछ बोल सके। आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट, जिसके अंदर ये क्वालिटी हो कि वो डेमोक्रेटिक लेवल पे, यानी कि सबको आजादी दे बोलने की। अगर वो कुछ उनको क्वेरीज है तो वो क्वेश्चन भी रेज कर सके और कुछ पूछ भी सके। ओके, नंबर 3, तीसरा क्या बताएं कि वन लीडर and his family members decide everything in this party, how can they talk of democracy। यानी कि ये बोलें कि हम इस तरह भी हम क्या करते हैं, डेमोक्रेसी का वर्ड यूज करते हैं कि एक पार्टी में सारे के सारे डिसीजन तो वही और उसकी फैमिली वाले लेते हैं, तो कैसे हम बोल सकते हैं कि, और ये कैसे डेमोक्रेसी की बातें कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी को हम कई लेवल पे समझते हैं। तो हमने यहाँ पे सिर्फ किस लेवल पे समझा था, गवर्नमेंट के लेवल पे समझा था, लेकिन उसको हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। सब उसका अगर हम देखें तो इसका जो मीनिंग हो सकता है वो क्या हो सकता है, इसका मीनिंग ये हो सकता है डेमोक्रेसी का ब्रॉड लेवल पे देखें कि वीकर सेक्शंस की भी उतनी ही सुनी जाए जितना क्या स्ट्रॉन्ग है, जितनी सुनी जाती है किसकी, एलीट क्लास की। ओके, दीज अभी हम बता रहे हैं कि दीज वेज ऑफ यूजिंग द वर्ड डेमोक्रेसी गो बैक टू इट्स बेसिक सेंस ऑफ अ मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजंस। इस तरह का जो हम यूज करते हैं अगर हम डेमोक्रेसी को अलग अलग वे में, तो इससे हम क्या पता लगाते हैं कि हम इससे ना डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, यानी कि डिसीजन लेने में डिफरेंट डिफरेंट क्या मेथड यूज करते हैं, उसका सेंस हमें आता है। यानी कि सिर्फ एक पर्सन क्या है इन्वॉल्व नहीं रहेगा, उसमें क्या है बहुत सारे पर्सन इन्वॉल्व रहेंगे डिसीजन लेने में। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन with and consent of all those who are affected by the decision। यानी कि डिसीजन से अगर कोई अफेक्ट हो रहे हैं सारे के सारे तो सबको इन्वॉल्व किया जाएगा डिसीजंस में। ये क्या डेमोक्रेसी का मीनिंग है।
Those who are not powerful have the same. Those who are not powerful have the same say in taking the decisions as those who are powerful. क्योंकि जो पावरफुल हैं और जो नॉन पावरफुल हैं दोनों इक्वल हैं, दोनों की बातें सुनी जाती है। डेमोक्रेसी का मतलब है, ये सेंस है। तो डेमोक्रेसी का एक ब्रॉडर मीनिंग है। दिस कैन अप्लाई टू अ गवर्नमेंट और फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। ये इसको हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे हम अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर भी सब मिल के क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन लेने में। Thus, democracy is also a powerful, thus also a principle that can be applied to any sphere of life. इतना समझ में आ गया, ज्यादा डिस्कशन की अब जरूरत नहीं है। ओके, समटाइम्स अब यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्न, आइडियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। समटाइम्स वी यूज द वर्ड डेमोक्रेसी नॉट टू डिस्क्राइब एनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, कि अभी जो है रियलिटी में क्या है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी अभी रियलिटी में क्या है, यानी कि उसकी मिनिमम कंडीशंस की बात नहीं, हम ये करते हैं कि डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, उसको बोलते हैं आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी। दैट ऑल बट टू सेट अप एन आइडियल स्टैंडर्ड दैट ऑल डेमोक्रेसीज मस्ट एम टू बिकम, यानी कि सबको सबकी ख्वाहिश होती है, सबका टारगेट होता है कि हम वो बन सकें, ऐसे बन सकें। इसकी अब वो कब पाया जाएगा, जब ये वाली कंडीशंस पाई जाएंगी ये सब। ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड, जब कोई भूखा नहीं जाएगा, भूखा नहीं रहेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? अभी तक तो नहीं। और लेकिन हर कंट्री ये कर सकती है कि हाँ चलो कम से कम क्या कर सकती है, इसके लिए क्या है, ट्राई कर सकती है कि हम यहाँ से पॉवर्टी को हटा सकें। नंबर 2, in a democracy every citizen must be able to play equal role in decision making। जो मतलब ये बात कर रहे हैं कि एक क्या है, आइडियल लेवल की डेमोक्रेसी जहां पे हर कोई इक्वली पार्टिसिपेट करे, ऐसा पॉसिबल है नहीं। फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट, सिर्फ इसका मतलब ये नहीं इक्वल राइट मिल गया, उसके बियॉन्ड भी कुछ मीनिंग है। एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इन्फॉर्मेशन, सबको इक्वली इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बेसिक एजुकेशन सबको होनी चाहिए। इक्वल रिसोर्सेज सबके पास में होने चाहिए एंड लॉट ऑफ कमिटमेंट। यानी कि सब ये सारी चीजें जब कहीं पे पाई जाएंगी तब उसको बोलेंगे आइडियल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। क्या ऐसा कहीं पे पाया जाता है? नहीं। तो ये आइडियल है, लेकिन इससे पता जब ये नहीं पाया जाता तो इससे पता क्या चला, इससे ये पता चला कि इससे ना हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी है वो बेस्ट है या बेटर है। इफ यू टेक दीज आइडियल्स सीरियसली, अगर हम इन आइडियल्स को सीरियस लेंगे, देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज अ डेमोक्रेसी। जब तो फिर हम बोलेंगे कि डेमोक्रेसी में क्या है, कोई भी वर्ल्ड लेवल पे कोई भी डेमोक्रेसी नहीं है। अगर हम वो बोल दें कि 100% तब आएगा जब भी पास होंगे, तो फिर रेयरली कोई पास हो पाएगा, रेयरली, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी हो तो रेयरली कोई पास हो पाएगा। Yet an understanding of democracy as an ideal reminds us of why we value democracy। लेकिन इससे ना ये पता चलता है कि हम डेमोक्रेसी की इतनी वैल्यू क्यों करते हैं, इससे हमें ये रिमाइंड मिलता है। It enables us to judge an existing democracy and identify its weaknesses। जो existing जो democracy है हम उसको आइडेंटिफाई करें और उसको जज करें एक तो, और उसकी जो मिस्टेक्स हैं उसको हम आइडेंटिफाई करें और उसको हम क्या करें, उसको हम बोलें, उसको पुश करें कि भाई ये चीजें और आप अचीव करो। और दूसरा क्या करती है, इट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मिनिमल डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कौन सी क्या है, एक कम लेवल पर डेमोक्रेसी है वहां पे कौन सी बेटर है, कौन सी गुड है, कौन सी गुड है, कौन सी बेटर है, कौन सी बेस्ट है। इससे हम डेमोक्रेसी के अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो हमने ऊपर मिनिमम कंडीशन पढ़ी थी उससे क्या पता लगा था कि जो डेमोक्रेसी है नॉन डेमोक्रेसी है। यहाँ पे इनसे पता क्या चलेगा, आइडियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी से, कि डेमोक्रेसी की जो फॉर्म है उनमें और डेमोक्रेसी जो अलग अलग जो कंट्रीज में पाई जा रही है उनके दरमियान में कौन सी बेस्ट है। ओके, इन दिस बुक वी डू नॉट डील मच विद दिस एक्सपेंडेड नोशन ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि ये बोलें कि इस बुक में हम सिर्फ इस एक्सपेंडेड जो नोशन है ना डेमोक्रेसी का आइडियल लेवल पे, ब्रॉडर लेवल पे, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं की, हमने मिनिमम कंडीशंस की बात की थी। आवर फोकस हेयर इज विद सम कोर इंस्टीट्यूशनल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने कुछ फीचर्स की बात की जो कोर हैं, जो मिनिमम कंडीशंस हैं डेमोक्रेसी की।
Next is you will read more about a democratic society and ways of evaluating our democracy. यानी कि नेक्स्ट ये बता रहे हैं कि अगले चैप्टर में अगली क्लास में आप ये सब पढ़ेंगे. At this stage, we just need to note that democracy can apply to many spheres of life and that democracy can take many forms. लेकिन इस स्टेज पे हम ये बता सकते हैं कि डेमोक्रेसी को हम कई अपने लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं हम उन पे अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, और डेमोक्रेसी के बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं. देयर कैन बी वेरियस वेज ऑफ टेकिंग डिसीजंस इन अ डेमोक्रेटिक मैनर. डेमोक्रेटिक मैनर में डिसीजन लेने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. मैंने आपको बताया as long as the basic principle of consultation and on an equal basis is accepted. यानी कि वहां पे डिस्कशन हो और इक्वालिटी हो. अगर ये पाई जा रही हैं तो डिस्कशन एंड डिबेट और डिसीजंस किसी भी तरीके से लिए जा सकते हैं, उसको डेमोक्रेसी ही बोलेंगे. The most common form of democracy in today's world is the rule through people's elected representative. यानी कि जैसे मैंने पहले भी आपसे बोला था कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ये ज्यादा प्रिविलेंट है वर्ल्ड में. We shall read more about that in chapter 3. यानी कि इसको भी चैप्टर 3 में पढ़ेंगे आगे चल के. But if the community is small, there can be other ways of taking democratic decisions. ये बोलने के डेमोक्रेटिक डिसीजन लेने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस भी हो सकते हैं अगर क्या है कम्युनिटी क्या है बहुत थोड़ी सी है. All the people can sit together and take decisions directly. सब एक साथ बैठ सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं, जैसे कि पंचायत में होता है ग्राम सभा. दिस इज हाउ ग्राम सभा शुड वर्क इन अ विलेज. जैसा कि ग्राम सभा गांवों में चलती है, वहां पे सब एक साथ बैठते हैं डिसीजन लेते हैं. कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डेमोक्रेटिक वे ऑफ डिसीजन मेकिंग? ये आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप भी कुछ और तरीके सोच सकते हैं कि जहाँ पे डेमोक्रेसी में इन दोनों का ख्याल रखते हुए कि डिस्कशन का एंड इक्वालिटी का ख्याल रखते हुए डिसीजन लिए जा सकते हैं. कुछ और भी तरीके हो सकते हैं. थिंक अबाउट दैट. अब यहाँ पे चैप्टर एंड हो रहा है, बस ये लास्ट का बचा है, इसको पढ़ के इस चैप्टर को एंड करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे. दिस ऑल्सो मीन्स दैट नो कंट्री इज अ परफेक्ट डेमोक्रेसी. इससे पता क्या चला, हमें आइडियल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी से पता ही चला कोई भी गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेसी वो परफेक्ट नहीं है. अभी सबको कोशिश करनी चाहिए कि वो परफेक्ट बने. The features of democracy that we discussed in this chapter provide only the minimum conditions of a democracy. जो मिनिमम कंडीशन है सिर्फ हमने उसकी बात की. ब्रॉडर लेवल पे तो अगर हमने आइडियल लेवल पे जब बात कर रहे थे तो कोई कंट्री उसमें फिट ही नहीं होगी. दैट डज नॉट मेक इट एन आइडियल डेमोक्रेसी. ठीक है, एवरी डेमोक्रेसी हैज टू ट्राई टू रियलाइज द आइडियल्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग. यानी कि हर कंट्री को कोशिश करनी चाहिए कि आइडियल जो डेमोक्रेसी है हम उस लेवल पे आने की कोशिश करें. दिस कैन नॉट बी अचीव्ड वंस एंड फॉर ऑल. ये अचीव नहीं हो सकता है बट फिर भी ट्राई तो कर सकते हैं. दिस रिक्वायर्स अ कॉन्स्टेंट एफर्ट टू सेव एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग. सबसे पहले तो ये कि एक बार में ये क्या है अचीव नहीं हो सकता है. इसके लिए क्या है कॉन्स्टेंटली एफर्ट करना पड़ेगा इसको अचीव करने के लिए सारी. यानी कि जहां पे कोई भी भूखा ना रहे. ये भी वर्ल्ड लेवल पे कितनी पॉवर्टी है, कितना ज्यादा डिफरेंसेस हैं रिच एंड पुअर में. एक एक आदमी के पास में इतनी ज्यादा पावर है पूरी कंट्री को चला सकता है. इतनी ज्यादा क्या है उनके पास में पैसा है, मनी पावर है उनके पास. ओके, व्हाट वी डू एज सिटीजंस कैन मेक अ डिफरेंस टू मेकिंग आवर कंट्री मोर और लेस डेमोक्रेटिक. यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको डेमोक्रेटिक बना के रखे, डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट बना के रखे. हम सिटीजंस क्या करते हैं, हमारे पास भी माइंड है, हम भी क्या है हम भी नॉलेज ले और हम भी उसमें डिसीजन में पार्टिसिपेट करें. कैसे? अगर पॉलिसीज रॉन्ग हैं तो हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें, पीसफुल वे में प्रोटेस्ट करें. और अगर हम प्रोटेस्ट डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं जो अपोजिशन पार्टीज हैं तो हम उनका भी सपोर्ट करें अगर वो राइट हैं तो, लेकिन सही माइंड का सही लॉजिक का यूज करके. तो ये सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये बोलें कि दिस इज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ डेमोक्रेसी. ये कभी कभी डेमोक्रेसी की वीकनेस भी है, स्ट्रेंथ भी है, जहाँ पे लोग पार्टिसिपेट करते हैं. ऊपर हमने कुछ पढ़े थे ऊपर. द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन व्हाट द रूलर्स डू बट मेनली ऑन व्हाट वी एज सिटीजंस डू. यानी कि कंट्री की जो एक तरीके से किस्मत है वो सिर्फ ये नहीं कि गवर्नमेंट क्या करती है बट कि हम एज सिटीजंस वो क्या करते हैं. ये डिपेंड करता है कि कंट्री में डेमोक्रेसी किस लेवल की होगी. ठीक है, दिस इज व्हाट डिस्टिंग्विश्ड डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट्स. ये सब हमने पढ़ा. अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की, डिक्टेटरशिप और वन पार्टी
rule do not require all citizens to take part in politics, यानी कि जितनी भी नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, चाहे वो मोनार्की हो, चाहे वन पार्टी गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई भी हो, डिक्टेटरशिप हो, तो वो ऐसे बोलते ही नहीं है, वो अलाउ ही नहीं करते लोगों को कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें। इनफैक्ट most non-democratic governments would like citizens not to take part in politics, कि वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें, वो इसका क्या करती हैं, वो अलाउ ही नहीं करेंगे। बट डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय ऑल द सिटीजन्स, कि सारे सिटीजन क्या है, पार्टिसिपेट करें, वरना तो पॉलिसीज भी करप्ट हो जाएंगी, करप्ट आएंगी, और रूलर्स भी करप्ट हो जाएंगे। That is why I study of democracy must focus on democratic politics. ओके यहाँ पे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में क्यों डेमोक्रेसी ज्यादा फोकस करती है? ओके यहाँ पे चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट होता है। यहाँ पे चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। अब कुछ एक्सरसाइज है, हमने पूरा चैप्टर अच्छे से समझा। जहाँ पे नोट्स की रिक्वायरमेंट थी वो भी मैंने आपको प्रोवाइड किया। आप खुद से भी कॉपी पेन लेके बैठा करें, और अगर बुक हो तो एनसीईआरटी को और पेंसिल लें और उसमें नोट डाउन करें और उसको अंडरलाइन करें और फिर बाद में उसको पढ़ें। तो इससे क्या होगी, आपकी बैकग्राउंड में नॉलेज बढ़ेगी, फिर आंसर लिखते हुए आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। आपको चाहे वो 500 में दे, चाहे वो 50 वर्डों में दे, आप उसको लिख सकते हैं। चलो हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताया गया कि यहाँ पे ना कुछ कंट्री के नेम देंगे, उसमें फिर आपको बताना है कि कौन सी डेमोक्रेटिक है, कौन सी अनडेमोक्रेटिक है, कौन सी नॉट शोर को बोल सकते हैं। लेकिन ये बताएं आप कब बता सकते हैं, नोट्स पढ़ के नहीं, जब आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, सारे क्वेश्चन डील नहीं करेंगे, लंबी वीडियोस हो जाएगी। जब आप अगर बोलेंगे तो मैं आपको अलग से क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करा दिया करूंगा। कंट्री है, देख लेते हैं 2-3 क्वेश्चन। क्या बिना पढ़े ये दिए जा सकते हैं? कुछ क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि चैप्टर को जब तक नहीं पढ़ेंगे आप, बहुत रेयर चांस होते हैं कि आप उसको दे सकें आंसर सही से। कंट्री है, पीपल हु डू नॉट एक्सेप्ट द कंट्रीज ऑफिशियल रिलीजन डू नॉट हैव अ राइट टू वोट। जो कंट्री का जो ऑफिशियल रिलीजन है, अगर वो उसको कुछ लोग, अगर जो लोग बाग उसको फॉलो नहीं करेंगे, उनको राइट टू वोट नहीं होगा। तो क्या ये डेमोक्रेसी है या अनडेमोक्रेटिक है या फिर नॉट श्योर? ऑब्वियसली ये अनडेमोक्रेटिक है। Country B, the same party has been winning elections for the last 20 years. ये क्या होगी? ये नॉट श्योर या डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी, यानी कि 20 सालों से जीतती आ रही है। भाई इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये नॉट श्योर, क्योंकि अगर वो करप्ट प्रैक्टिसेस यूज कर रही है तो दैट मीन्स वो क्या है, अनडेमोक्रेटिक है। लेकिन अगर वो ऐसी जीतती आ रही है, जैसे मोदी जी 5 साल 15 सालों से 3 बार हो गए जीतते हुए आ रहे हैं, तो क्या यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है? तो पॉपुलैरिटी की वजह से भी होता है। तो यहाँ पे लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है सिर्फ इसकी बिना पर, तो इसको बोलेंगे नॉट श्योर। नेक्स्ट है सी, कंट्री सी, रूलिंग पार्टी हैज लॉस्ट इन द लास्ट 3 इलेक्शंस। जो लास्ट 3 इलेक्शंस थे उसमें क्या रूलिंग पार्टी क्या हार गई, तो क्या यहाँ पे डेमोक्रेसी है? यहाँ पे इसको बोलेंगे डेमोक्रेसी। क्यों? पावर ट्रांजिशन हुई ना यहाँ पे, जो रूलिंग पार्टी थी उससे हटके किसी और के पास पावर चलेगी, तो ये पावर ट्रांजिशन किसमें पॉसिबल है? ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री में ही पॉसिबल है। कंट्री डी, देयर इज नो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। अगर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अनडेमोक्रेटिक। ओके, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो वो तभी दिए जाते हैं जब आपको अच्छे से चैप्टर की नॉलेज होगी। जैसे कि आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे नंबर क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। नंबर ए, आर्मी इज द मोस्ट डिसिप्लिन्ड एंड करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री, देयरफॉर आर्मी शुड रूल द कंट्री। कि आर्मी जो है करप्शन फ्री है और वो मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड भी काम करती है, तो उसी को रूल करना चाहिए। तो इसके अगेंस्ट में तुम्हें लिखना है, तो कब लिख पाओगे ऐसे आंसर? सीरियसली अगर 50 वर्ड का भी लिखना है तो कब लिख पाओगे? तो तुम ना नोट्स पढ़ के नहीं, नोट्स पढ़ के लिख सकते हो रट्टा लगा के थोड़ा बहुत, लेकिन अगर तुम्हें बेटर वे में आंसर लिखना है तो तुम्हें चैप्टर को डीपली अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो किसी टीचर के थ्रू पढ़े, चाहे आप खुद से पढ़ें। टीचर के थ्रू पढ़ लिया फिर खुद से भी एक बार कर ले तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में तुम्हारे शिफ्ट हो जाता है, तो फिर उससे क्या होता है, आपको बहुत फायदा होता है और आंसर आप दे पाएंगे।
तो फिर उसके अंदर वो सारे रीजंस जो हमने वाई डेमोक्रेसी, उसकी डेमोक्रेसी क्यों है, तो हम उसके अंदर 5 रीजंस पढ़े थे, वो आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। लेकिन उसको डिफाइन तुम्हें इस तरह करना पड़ेगा कि जिससे ये आंसर बन जाए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन है। ओके, हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, सेकंड चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। ओके ओके, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक्स।